नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं विवेक और शिक्षा मनोविज्ञान की एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है। आपको बताना है अधिगम प्रक्रिया का सबसे सही, सबसे उचित तार्किक क्रम कौन सा है। 4 ऑप्शन हैं और हर ऑप्शन के अंदर एक पूरी प्रक्रिया दी गई है, आपको बताना है सही कौन सी है। देखिए, जब भी हम अधिगम की बात करते हैं, जब भी हम शिक्षण की बात करते हैं, जब भी हम लर्निंग की, सीखने की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी चीज की आवश्यकता की। एक कथन भी है अंग्रेजी के अंदर, हिंदी का जिसका रूपांतरण कहता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब तक आवश्यकता, जब तक जरूरत नहीं होगी, तब तक किसी चीज का आविष्कार नहीं हो सकता है। तो आवश्यकता सबसे पहले है और दूसरा है उसको लेकर आप कितने तत्पर हैं, कितने डिजायर है आपके बीच में। तभी तो अधिगम का जो पहला सिद्धांत थॉर्नडाइक का हम पढ़ते हैं वो तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का नियम ही तो पढ़ते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें पहला क्रम में आता है आवश्यकता का, दूसरा क्रम उसके तहत आती है तत्परता, तत्परता से फिर स्थिति, और स्थिति के अंत में जब भी आप सीखने की प्रक्रिया में जाते हैं, जब भी आप अधिगम की प्रक्रिया में जाते हैं, तो अंतःक्रिया उसका चरण होता है, आखिरी चरण। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवश्यकता, तत्परता, स्थिति, अंतःक्रिया। थोड़ा सा हम फास्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी है इससे पहले की हमारी वीडियोज में। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम का केंद्र होता है। क्या होता है भाई केंद्र? बताओ। खेल का शिक्षार्थी होता है। क्यों होता है शिक्षार्थी? हमने एनसीएफ में भी इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ा है, हमने इस चीज को बाकी जगह भी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि शिक्षण अधिगम में जो शिक्षा है वो शिक्षार्थी के लिए ओरिएंटेड होनी चाहिए। एनसीएफ में हमने पढ़ा भी था कि शिक्षा जो है उसे शिक्षक प्रधान नहीं कहते हुए उसे शिक्षार्थी प्रधान या विद्यार्थी प्रधान बनाना हमारा लक्ष्य है। दूसरा प्रश्न आपने सही किया। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न को देख लीजिए, पॉज करके वीडियो सोचिए क्या होगा उत्तर। मैं सीधा उत्तर पर बढ़ रहा हूं। अधिगम कर्ता वैयक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को, बात हो रही है यहां पर वैयक्तिक भिन्नताओं की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भाई एक शिक्षक की बात हो रही है। शिक्षक की कक्षा में मान लो 50 बच्चे हैं। अगर आप एक शिक्षक बन जाएंगे, आपकी कक्षा में 50 बच्चे अगर बैठे हुए हैं, सब अलग अलग तरीके के हैं। कोई बच्चा एक बार पढ़ाने में ही समझ जाता है, कोई बच्चा होमवर्क जब आप उसे देते हो तब उसे चीजें याद होती है, कोई बच्चा बोल बोल कर पढ़ता है, किसी बच्चे को आप बाद में चेक करते हो या उससे ट्यूशन के जरिए हो सकता है कोई बच्चा पढ़ पाए, हो सकता है कोई बच्चा उस प्रकार से पढ़े कि जब आप उससे टेस्ट लेते हो तब वो उस प्रेशर में चीजें अच्छे से परफॉर्म करे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर एक कक्षा के अंदर एक विद्यार्थी, अधिगम करता मतलब विद्यार्थी, अलग अलग उनकी भिन्नताएं हैं, तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में एक टीचर के लिए क्या डिजायरस है, एक टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या वो परीक्षाओं की संख्या बढ़ा दे? नहीं ना, क्योंकि सारे विद्यार्थी उसमें सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, निष्पादन नहीं कर पाएंगे। कठोर अनुशासन का अनुभव करे, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो बन मुर्गो बना दे कि चल तू क्या कौन पढ़, अरे नहीं पढ़ पा रहा है वो वाली चीज है। तो कठोर अनुशासन भी काम में नहीं है। विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध करवाने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये जो है विविध अधिगम अनुभव, अलग अलग तरीके के अधिगम अनुभव। किसी बच्चे को, जैसे ही आपने, हम कई बार विद्यालय में, हम बहुत छोटे थे तब हमने देखा होगा, जब हमारे सामाजिक की कक्षाएं लगती थी तो शिक्षक क्या करते थे, बच्चों से पाठ बुलवाते थे कि बेटा बोलो आगे। कुछ शिक्षक थे, हिंदी की कक्षाएं होती थी तो श्रुतिलेख करवाते थे कि सुन के आप लिखो क्या चीज सही लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हर शिक्षक का पढ़ाने का एक अपना अलग तरीका था। तो विविध प्रकार के, जब बहुत अलग अलग किस्म के आप अधिगम उन्हें करवाएंगे, तरीकों से आप जब उन्हें पढ़ाएंगे, तब वो ज्यादा बेहतर तरीके से निष्पादन कर सकेंगे, चीजों को सीख सकेंगे। यहां तक कि हर एक बच्चा महसूस कर पाएगा कि इसके पढ़ाने के तरीके में मुझे जिससे समझ में आता है वो तरीका भी अंतर्निहित है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। डी ऑप्शन, अधिगम की समान गति, ये तो पहले से ही नहीं है, क्योंकि जब बच्चे ही व्यक्तिक भिन्नताएं अधिगमकर्ताओं में ही हैं तो समान गति का अधिगम तो कैसे होगा? तो इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। सी हमारा करेक्ट आंसर है, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावहीन बनाता है? यानी आपके पढ़ाने का जो तरीका, पढ़ाने का मतलब है सिखाने का विद्यार्थियों को तरीका, उसको प्रभावहीन बनाता है। क्या ऐसी चीज है? उपयुक्त शिक्षण।
उपयुक्त शिक्षण कैसे प्रभावहीन बना सकता है? भाई आपने विद्यार्थी को जो आवश्यकता है उसके हिसाब से उसे उपयुक्त जो चीज है वैसा शिक्षण दिया, तो ये तो साहब प्रभावहीन नहीं बनाता। पाठ्यक्रम पूरा करना, जो उसकी उम्र के हिसाब से, वय के हिसाब से, मनोदशा के हिसाब से, मानसिक अवस्था के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया गया है बोर्ड द्वारा, आपने उसे बहुत अच्छे से, शिद्दत से, पूरी तैयारी के साथ पूरा करवाया, उसमें जो प्रायोगिक विधियां थी वो भी करवाई, तो वो तो प्रभावहीन नहीं बनाएगा। फिर कह रहा है शिक्षण विधि का उपयोग, यह भी प्रभावी नहीं बनाएगा कि आपने विभिन्न किस्म की शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया, उपयोग किया उस विद्यार्थी को कोई चीज सिखाने के लिए। तो जी ये तीनों चीजें तो प्रभावहीन नहीं बनाती, प्रभावशाली जरूर बनाती हैं आपके अधिगम को। तो फिर प्रभावहीन क्या बनाएगा? पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग। कैसा उपयोग? अनुचित, मतलब वो बच्चा कोई चीज, बहुत छोटी सी गलती कर दी उस बच्चे ने तो भी उसको डांट दिया, या फिर बहुत उसने कोई बहुत ज्यादा इतना महत्वपूर्ण काम नहीं किया और उसको वो जो रिवॉर्ड जिसकी हम बात करते हैं, जिस हम ऑपरेंट लर्निंग के अंदर जिस उसकी रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं, प्रबलन की बात करते हैं, वो आपने वेस्ट कर दिया उसका, या फिर आपने उसको दंड दे दिया, जैसे मैं कह रहा हूं कि बहुत छोटी सी बात पर। तो ये अनुचित उपयोग हुआ ना उस चीज का, आपने समुचित, सही, समीचीन उपयोग नहीं किया। ऐसे में ये ऑप्शन जो है यही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये आपके अधिगम को प्रभावहीन कर देता है। एक वो फिल्म आई थी मैरी कॉम की, आप बार बार दंड दोगे, इसलिए मुझे उसका एक डायलॉग याद आ गया। प्रियंका चोपड़ा जी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि इतना भी ना डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अब गुरुजी सटाबर डरेगा ही को नहीं तो वे पढ़ेगा क्यों भाई? तो हल्का सा एक डर बना रहना जरूरी है। कहते हैं ना आग के लिए पानी का खतरा या पानी का डर बना रहना जरूरी है, वो वाली बात है। व्यक्तिक भिन्नता के कारक सदैव होते हैं। व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या होती है व्यक्तिक भिन्नता? रेबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि ये उन घटनाओं को कहा जाता है जिनका बल उन शील गुणों पर या उन विशेषताओं पर पड़ता है जिनसे व्यक्ति जो है भिन्न होते दिखाई देते हैं या भिन्न होते नजर आते हैं। सो व्यक्तिक भिन्नता के कारण तो बहुत सारे हैं भाई। सामाजिक कारण भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है, पर्यावरण एक बहुत बड़ा कारण प्ले करता है उसमें। लेकिन पर्यावरण और वंशानुगत जो कारण है, अनुवांशिकी जो है, हेरिडिटी जो है, वो हमेशा ही बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिक भिन्नता में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। तो पर्यावरण व वंशानुक्रम जिसे हम कह सकते हैं, अनुवांशिकी जिसे हम कह सकते हैं, वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हमने डेवलपमेंट को, जब हमने बाल विकास को पढ़ा था तब भी हमने बहुत विस्तृत रूप से इस बात पर परिचर्चा की थी। क्या परिचर्चा की थी? कि जो आपके बाल विकास जो है, आपका जो डेवलपमेंट जो है, उसमें पर्यावरण और वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, उन दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। Isn't it? मेरे ख्याल से ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? द्विकारक सिद्धांत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया जब हमने बुद्धि के सिद्धांत को। याद कीजिए दोस्तों, जो नए जुड़े हैं उन्हें भी मैं बता दूं, और जो पुराने साथी हैं जो भूल गए हैं, बड़ी जल्दी भूल जाया करो यारों थे। 3 क्लासेस में हमने लगातार बुद्धि को डिस्कस किया था। तो द्विकारक सिद्धांत मतलब 2 फैक्टर थ्योरी, याद है? 2 फैक्टर थ्योरी की हमने बात की थी द्विकारक सिद्धांत में। तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? द्विकारक सिद्धांत है साहब स्पीयरमैन का दिया हुआ। चार्ल्स स्पीयरमैन ने सिद्धांत को दिया था। कब दिया था? 1927 के अंदर। 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन, याद रहेगा क्या कहा था उन्होंने कहा था कि बुद्धि के 2 कारक होते हैं। एक है जनरल, जिसे सामान्य कारक कहेंगे, और दूसरा है आपका स्पेशल, जिसे हम विशेष या विशिष्ट कारक कहेंगे। जी जनरल फैक्टर, एस यानी स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेशल फैक्टर, जो भी आप उसे कह सकते हैं। यह सामान्य गुण है जो हर एक व्यक्ति में होगा, और उसमें अगर किसी व्यक्ति को पारंगत होना है किसी बुद्धि में या किसी भी क्षेत्र के अंदर किसी विशेषता को उसे हासिल करना है, तब उसके पास एक स्पेसिफिक फैक्टर होना चाहिए। जैसे गायक तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई आपके सोनू निगम या अरिजीत सिंह या लता मंगेशकर जी जैसा गुण चाहता है, तो ऐसे में उसके अंदर वो एक एस फैक्टर होना चाहिए। इस तरह का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बाकी चीजों के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बिले को डिस्कस करते हैं। बिले नहीं, बिने साइमन, एक थ्योरी थी 1905 के अंदर। बिने साइमन टेस्ट था, याद है या नहीं? भूल गए?
BST, बिने साइमन टेस्ट। बिने साइमन को याद रखा जाता है दो कारणों से। मानसिक आयु की जो अवधारणा है, मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है, मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी आपके बिले साइमन ने ही दिया था। मैं मेंटल एज लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। हाँ या ना बोल जाओ भाई। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। और फर्स्ट एवर इंटेलिजेंस टेस्ट जो था, जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो था, वो भी बिले साइमन ने ही दिया था। इसी इंटेलिजेंस टेस्ट को, जिसको 1905 में बिले और साइमन ने दिया था, बिने और साइमन ने, माफ कीजिएगा, बिनेट, BINET, बिनेट और उनके साथी साइमन, उन्होंने दिया था। उसी सिद्धांत को 1916 के अंदर टर्मन ने वापस से परिभाषित किया। टर्मन ने परिभाषित किया कौन से वर्ष में? 1916 में। और उसके बाद, क्योंकि टर्मन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने प्रयोग करते थे, वहां की लेबोरेटरी में, तो टर्मन के इस प्रयोग के बाद इस टेस्ट का नाम बन गया स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। क्या नाम बना? स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। STANFORD BINET टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट टर्मन ने 1916 में बनाया। और टर्मन ने ही IQ यानी बुद्धि लब्धि नाम के संप्रत्यय को लोगों के बीच में लेकर आए। कौन लेकर आए? टर्मन साहब लेकर आए। तो टर्मन जी जो हैं, उन्होंने स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट दिया, बिने साइमन टेस्ट को ही उन्होंने वापस थोड़ा सा रीडिफाइन किया और IQ टेस्ट दिया। इसके बाद हम आते हैं गिलफोर्ड के टेस्ट पर, क्योंकि जब हम मल्टी डायमेंशनल थ्योरी की बात करते हैं, बहुआयामी बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धि का जो बहुआयामी सिद्धांत था, एक बहुकारकीय सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी की बात कर रहा हूं कि बुद्धि की विमाएं होती हैं। उस थ्योरी को गिलफोर्ड ने दिया था। गिलफोर्ड ने 3 विमा या 3 डायमेंशन बताए थे, इसलिए गिलफोर्ड की थ्योरी को 3D थ्योरी भी कहा जाता है। 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, वो 3 विमाएं कौन सी थी जो उन्होंने बताई थी, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, वो मैं नहीं बताने वाला हूं। ये एक प्रकार का आपका टेस्ट है, तो मुझे बताइए जो 3 डायमेंशन आपको गिलफोर्ड ने दिए थे वो कौन से थे। इतना मैं जरूर बता देता हूं, क्योंकि रीट ने एक बार पूछ भी लिया था, हमने डिस्कस भी किया था कि वर्तमान में जो उसके जरिए कारकों की जो संख्या है वो टोटल 180 हो गई है। आपको मुझे बताने हैं वो 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला मैं चलो आपके लिए सहूलियत के लिए बता देता हूं। एक उसमें कंटेंट है, दूसरा उसके अंदर ऑपरेशंस यानी संक्रिया है। अब तीसरा आपको मुझे बताना, देखो 2 तो आपने मुझसे कहलवा दिए, तीसरा आपको खुद को बताना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा के छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक से क्या आशा की जा सकती है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है एक कक्षा की, उसमें एक शिक्षक को क्या ध्यान में रखना है? देखो वैसी ही चीज है जैसी हमने अभी डिस्कस करी थी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बहुत अच्छे सवाल हैं। छात्रों की योग्यता अनुसार उन्हें समूह में वर्गीकृत करना, बिल्कुल ये बिल्कुल करना चाहिए शिक्षक को। पाठ्यचर्या को समायोजित करना, जो पाठ्यचर्या है उसको उसी हिसाब से एडजस्ट करे, उस विद्यार्थी के या उन विद्यार्थियों की जरूरत के हिसाब से, ये एक टीचर को बिल्कुल करना चाहिए। हमसे पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए? अध्यापन की विधियों को समायोजित करना चाहिए, बिल्कुल, जिस प्रकार से वो पढ़ा रहा है उसे भी वो समायोजित कर सकता है। और बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना चाहिए, नहीं ये नहीं कर सकता, क्योंकि सारे बच्चे स्वाध्याय के जरिए पढ़ पाएं ऐसा आवश्यक नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन डी जो है वो क्यों गलत है। इसलिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो भी यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है कि बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकारों का सही युग्म है। व्यक्तिक विभिन्नताओं के प्रकारों का सही युग्म है, आपको बताना है इसमें सही युग्म कौन सा है। तो हम जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करते हैं या वैयक्तिक विभिन्नताओं की बात करते हैं, दोनों एक ही हैं, व्यक्तिगत और वैयक्तिक दोनों एक ही हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो बहुत सारी विभिन्नताएं हो सकती है। जैसे आपको याद हो तो 2 प्रकार की विभिन्नताओं पर हमने चर्चा की थी। कौन कौन सी करी ही? पहली तो आपा करी ही इंटरपर्सनल, और दूसरी हमने करी थी इंट्रापर्सनल।
इंटरपर्सनल मतलब अंतरवैयक्तिक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो भिन्नता है, और इंट्रापर्सनल मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार की विभिन्नताएं मिल जाएं। जैसे कि भाई मैं जो हूं, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन मेरा जो रूममेट है, मेरा जो साथी है, मेरा जो दोस्त है, मेरा जो ब्रदर है, चलिए, उसको क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, उसको किताब पढ़ना पसंद है, उसको इनफैक्ट खेलना ही पसंद नहीं है। अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे क्रिकेट तो खेलना पसंद है, लेकिन मुझे फुटबॉल के गुर नहीं आते, मुझे चेस के गुर नहीं आते। तो यह व्यक्तिगत भिन्नता होगी। पहला जो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, जो उदाहरण दिया, वो इंटरपर्सनल का था, अंतरवैयक्तिक का, और जो को दूसरो हो वो हो इंट्रापर्सनल को। ठीक है, इस प्रकार से आप दोनों में अंतरवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक, हमने बहुत अच्छे से इसे डिस्कस किया है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को यहां समझ के अब इन ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता घनी हो सके, शारीरिक विभिन्नताएं हो सकती है, मानसिक हो सकती है, बौद्धिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, सांवेगिक हो सकती है, भाषाई हो सकती है, भौगोलिक हो सकती है, बहुत सांस्कृतिक हो सकती, कितनी भी हो सकती है। तो ऐसे में ये और ये चारों ही अपने आप में सही उत्तर है। और हर क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट से नहीं, हर क्वेश्चन को आप, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप अपने आसपास के वातावरण के साथ रिलेट कर सकते हो। भाई शारीरिक विकास में विभिन्नताएं देखने को मिलती है ना, कोई आदमी आपको मोटा मिलेगा, कोई पतला मिलेगा। बुद्धि के आधार पर भी आपको भिन्नता मिलती है, कोई बहुत इंटेलिजेंट मिलेगा, कोई होता है जिसको आप 4-5 बार कोई ने पढ़ा दिया, पढ़ा के समझ में को नहीं आवे। तो ये भी एक भिन्नता है। अभिरुचि में भिन्नताएं, किसी को क्या पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है। और सांवेगिक भिन्नता, कोई आदमी बहुत गुस्सैल हो सकता है, कोई शर्मीला हो सकता है, ये संवेगी तो है, इमोशंस ही तो है। कोई आदमी थोड़ा कम गुस्सा करता है, कोई थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर सकता है, कोई बहुत इमोशनल होता है, छोटी छोटी बात पर आंसू आ जाते हैं, भावुक होता है, कोई नहीं होता, बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे में इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2, 3 व 4। ठीक है प्यारे साथियों, आगे बढ़ जाएं। अरे बोलो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को उपलब्धि परीक्षाओं के आयोजन से यह ज्ञात होता है कि बालकों की सीखने की क्षमता में भी भिन्नता है। बालकों की सीखने की क्षमता में भी भिन्नता है। यह किस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता है? अब उपलब्धि परीक्षण होता क्या है? तो गे का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, वो कुछ इस प्रकार की बात कहते हैं कि जो अचीवमेंट टेस्ट जो है, जो उपलब्धि परीक्षण है, इट इज नथिंग बट अ टेस्ट ऑफ एक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी व्हिच अ पर्सन हैज गेन्ड इन अ स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल। यानी किसी ज्ञान और किसी कौशल में यदि व्यक्ति ने कुछ अर्जित किया है, तो वो कितना ज्ञान किया, कितना कौशल उसने अर्जित किया है, इसका परीक्षण तो हो। यही अचीवमेंट टेस्ट या यही उपलब्धि परीक्षण है। बहुत सरल सा उदाहरण, पिछले 7 दिन से हमने जो तीसरा भाग था रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ, उसकी वीडियोस देखी, उसकी वीडियोस पर हम काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। अब आपने उसमें से कितना याद किया, कितना आपको समझ में आया, इस चीज के ऊपर आपका 21 तारीख को टेस्ट हो गया। उस 21 तारीख के टेस्ट में जो जितने मार्क्स आए, उससे आपको पता चल गया कि भाई मैं अपने साथियों से या अपने जो पीयर ग्रुप वाले जो मेरे दोस्त लोग हैं, उनसे मैं कितना ज्यादा हूं, कितना आगे हूं, कितना ज्यादा पीछे हूं, कितना पीछे हूं, ये दोनों चीजें आपको पता चल गई। तो ऐसे में बताइए, उसी उदाहरण को ले लीजिए, आपका टेस्ट हुआ, उससे आपको क्या ज्ञात हो रहा है कि ये जो उपलब्धि परीक्षण जो है, ये मानसिक भिन्नता का है, सामाजिक विकास की भिन्नता का है? जाहिर सी बात है साहब, मानसिक भिन्नता को टेस्ट करने का ये एक परीक्षण है, तो मानसिक भिन्नता इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपी की बात यहां पर हो रही है। देखो, व्यक्तित्व के परीक्षण के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं, तो व्यक्तित्व के परीक्षण को हम मुख्य रूप से 3 भागों में तोड़ लेते हैं। कौन कौन सा भाग? तो सबसे पहला तो है वैयक्तिक आविष्कारिता, पर्सनल इन्वेंटरीज या इंडिविजुअल इन्वेंटरीज की जिसकी हम बात करते हैं। तो मैं पहला तरीका तो यहां पे लिख रहा हूं, वैयक्तिक आविष्कारिता। दूसरी टेक्निक जो आती है वो आती है आपकी प्रक्षेपण विधि या प्रक्षेपी विधि, जिसको लेकर ये सवाल आया है, प्रक्षेपण विधि। और तीसरा जो प्रश्न है वो आपका है प्रेक्षण विधि की बात करता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन आती है। तो ये है आपकी प्रेक्षण विधि। अब बात कर रहे हैं ये तीनों किस्म की विधियां होती क्या है।
तो व्यक्तिक आविष्कारिता में आपने कोई सुसंगत या कोई स्पेसिफिक या कोई क्लियर, एक साफ सुथरी आपने एक बात उस व्यक्ति के सामने रखी, उस सुसंगत प्रश्न का उसने सुसंगत उत्तर दिया और उस उत्तर के जरिए आपने उसके व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाया। प्रक्षेपण विधि में ऐसा नहीं होता। प्रक्षेपण विधि में आप उसको सारी बात क्लियर नहीं बोलते, आप उसके सामने चीजों को घुमा फिरा के रखते हैं और उसके जरिए आप उसका जो रिस्पॉन्स आता है, उस व्यक्ति की जो अनुक्रिया होती है, उस अनुक्रिया के आधार पर आप अपना निर्णय लेते हैं। और तीसरी है प्रेक्षण विधि, जिसमें आपकी रेटिंग, जिसमें आपका साक्षात्कार विधि आती है, यानी आपने ऑब्जर्व किया उस व्यक्ति से। साक्षात्कार भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो पूरे क्लियर साक्षात्कार हो जिसमें व्यक्ति जो है वो बंधा हुआ है, संगठित साक्षात्कार है, या फिर साक्षात्कार ऐसा हो सकता है जिसमें व्यक्ति जो पूछने वाला, जो है साक्षात्कार लेने वाला जो व्यक्ति है, उसको ये छूट हो कि वो जैसे चाहे वैसे प्रश्न कर सकता है। अब इसको दो उदाहरण से समझ लेते हैं पहले हल्के से, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। व्यक्तिक आविष्कारिता और प्रक्षेपण विधि को एक बहुत सरल से उदाहरण से समझते हैं। इसको आप व्यक्तित्व के परीक्षण से मत जोड़िए। उदाहरण बहुत सरल है कि पहले आपने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई तुझे गुस्सा आता है क्या? उसने कहा हाँ। गुस्सा आता है तो क्या करता है तू? मतलब भाई गुस्सा आता है तो मेरा हाथ में जकी चीज है, भी सही आगला को नारियल बदार दूं, एक तरीका। दूसरे तरीके में आपने उस व्यक्ति के सामने एक पत्थर रखा और बोला ई बाठन देकर तेरा मन में के आ रही है। अब वो कहा ई बाठन देकर मेरा मन में आ रही है कि तेरा सिर खोल दूं। दूसरी विधि को सुनते ही आपको समझ में आ गया कि इसको गुस्सा आ रहा है। बहुत इलॉजिकल सी बात है, लेकिन हमें यह समझने के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिक आविष्कारिता और प्रक्षेपण विधि दरअसल काम कैसे करती है। तो यह बात हो रही है कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित तकनीक नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 16PF परीक्षण, जो पर्सनैलिटी फैक्टर परीक्षण कैटल द्वारा दिया गया है। कैटल जिसके अंदर पर्सनैलिटी परीक्षण की बात करते हैं, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स उन्होंने जिसके अंदर कारक जो उन्होंने रखे हैं, उसके अंतर्गत जो परीक्षण की तकनीक अपनाई जाती है वो व्यक्तिक आविष्कारिता है। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सर ये तीनों बिल्कुल प्यारे साथियों आपकी प्रोजेक्शन टेक्निक या प्रक्षेपण विधि या प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत ही आती हैं। सबसे पहले रोरशा के शाही धब्बे के ऊपर आते हैं। तो हरमन रोरशा नाम के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शाही धब्बा या इंक ब्लॉट टेस्ट दिया था। कौन सा टेस्ट दिया था? इंक ब्लॉट टेस्ट दिया था गुरुजी। इस इंक ब्लॉट टेस्ट में क्या था? इस इंक ब्लॉट टेस्ट में करीब 10 तरह के चित्र किसी व्यक्ति को दिखाए जाते हैं। उन चित्रों में क्या होता है कि एक कागज के ऊपर थोड़ी स्याही गिराई हुई होती है और बाद में उस कागज को बंद कर दिया जाता है। तो एक सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। इधर जिस तरह की तस्वीर है उतनी वैसी ही तस्वीर दूसरी तरफ देखने को मिलती है और उस तस्वीर को दिखाकर उस व्यक्ति से सवाल किए जाते हैं। सीधे नहीं पूछे जाएगा कि भाई तू बीमार है क्या, तू मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ है क्या। उससे पूछा जाएगा कि इस तस्वीर को देखकर तेरे मन में क्या विचार आ रहा है, तुझे ये कैसी तस्वीर नजर आ रही है। तो ये आपकी जो है इंक ब्लॉट टेस्ट है, रोरशा ने जो दिया था। देखिए एक तस्वीर के जरिए समझने की भी कोशिश करते हैं। अब इस तस्वीर को देख के किसी व्यक्ति को लग सकता है कि ये कोई मुखौटा है, ये आंखों के ऊपर लगाने का मुखौटा है। किसी व्यक्ति को देख के ये लग सकता है कि गुरुजी ओ मन तो चमकादड़ लाग रहा है। कोई और ही इंटेलिजेंट हो का गुरुजी मन तो दो जानवर लाग रहा है, एक अठिन मुंडो कर रखियो है और दूसरो अठिन मुंडो कर रखियो है। आप देखिए तीन तरीके हमने देखे और तीनों ही तरीकों से हमें लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ है। कोई विद्यार्थी कह सकता है जो थोड़ा सा भूगोल ज्यादा पढ़ता हो कि गुरुजी मन ऑस्ट्रेलिया को नक्शो दिख रही हो एक मायने मन या लाग रही हो कि रीट में ऑस्ट्रेलिया से जगह सवाल आओगा भाई इन नक्शा ने देख मैं सही कर सकूं। मतलब एक फॉर द सेक ऑफ किडिंग आप समझ सकते हो ना कि किस प्रकार की चीज यहां पर डिस्कस हो रही है। तो रोरशा जो है उसमें इस प्रकार के फोटोग्राफ्स दिखाते थे और लोगों से पूछते थे कि उन्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, और यहां से फिर चीजें क्लियर होती गई। उसके बाद आते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। तो आपके मॉर्गन और मुरे इन्होंने इसे दिया था थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट को। ठीक है, M&M से मैं लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रह जाएं। और मॉर्गन मुरे का दिया हुआ जो ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट था, इसमें 30+1 यानी 30 तो कार्ड होते हैं कैसे, जिनमें कोई चित्र बना हुआ होता है, और एक कार्ड होता है सादा।
अब आपको करना क्या होता है, आपको उन कार्ड में जो तस्वीरें दी हुई है, जब ये वयस्कों पर होता है तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए कार्ड पर इंसान की तस्वीर होती है। और जब बालकों के लिए चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ये रीट में सवाल भी आ चुका है कि CAT जो होता है चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, वो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी TAT से कितना अलग है और क्यों है, तो उसमें इंसानों की तस्वीर को जानवरों की तस्वीर से रिप्लेस कर दिया जाता है। हमने लाइव किया था इसके ऊपर एक वीडियो में और बहुत डिटेल में उसे डिस्कस किया था, आप चाहें तो उस वीडियो में देख सकते हैं। अब ये फोटो दिखाकर उस व्यक्ति से कहा जाता है कि इस पर क्यों कहानी लिख। अब वो जबकि कहानी लिखा भी, कहानी से फिर समझा कि भाया ओ एक तो कोई दिक्कत है, वो थोड़ा परेशान चाल रहा है, ये चीज है। शब्द साहचर्य टेस्ट की सबसे पहले खोज कह सकते हैं, या इसको सबसे पहले अस्तित्व में लेकर आने की जो बात थी वो सिगमंड फ्राइड साहब लेकर आए। और फ्राइड के जो एक स्टूडेंट थे जिन्हें जंग के नाम से हम जानते हैं, युंग के नाम से माफ कीजिएगा हम जानते हैं, युंग वही आपको याद है बहिर्मुखी अंतर्मुखी वाले, हाँ टाइप थ्योरी वही। तो शब्द साहचर्य परीक्षण जो है वो उनकी देन था। उसमें वो क्या करते थे, उन्होंने एक लिस्ट बनाई, कोई शब्द सामने वाले के रखा और सामने वाले से जब उस शब्द को उस सामने वाले के सामने बोला तो चेक किया कि ये शब्द सुनते ही उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स, उस व्यक्ति के चेहरे की भावभंगिमा कैसी बदलती है, एक चीज। और दूसरी चीज कि आपको यह भी कहा गया उस व्यक्ति को जिसके ऊपर परीक्षण किया गया कि तू ये शब्द सुनकर बता तेरे मन में सबसे पहले क्या शब्द आता है। जैसे आपने रैपिड फायर राउंड और इस तरह के देखोगे ना कपिल शर्मा शो में कि आपको आप बताइए सबसे डिसिप्लिन्ड एक्टर, तो कोई बोलता है अमिताभ बच्चन, इस तरह से। तो इस प्रकार से उससे कुछ शब्द रखे गए और शब्दों के आधार पर बोला गया कि आपको इसका उत्तर देना है। तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट समझ में आ गया, शब्द साहचर्य टेस्ट भी आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम देख सकते हैं। ओल्यो चमका दड़पासो देख लियो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य, इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया है और ये रीट में भी एक बार इस तरह की चीज पूछी गई है। क्या पूछी गई है कि ये परिभाषा है मेरे प्यारे साथियों व्यक्तित्व की। आलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी वो यही है, याद रखना। आलपोर्ट की जो व्यक्तित्व की परिभाषा है वो यही है। मैंने बताया भी था आलपोर्ट के ने जब इस पर परीक्षण किया, काम करना शुरू किया, तो उससे पहले 49 किस्म की व्यक्तित्व की परिभाषाएं जो थी वो अस्तित्व में थी। आलपोर्ट साहब ने सबको मिलाया और एक 50वीं परिभाषा बनाई जो सबसे शानदार थी, और वो परिभाषा यही थी कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करने में उसकी मदद करता है या फिर अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। मेरे ख्याल से यह प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, उनके अनुसार मिलान कीजिए। आपको बताना है इसमें से सही क्रम कौन सा है, एक वो जो सूची है उसको आपको मिलाना है। तो 8 तरह की बुद्धि पाठ्य पुस्तकों में देखने को मिलती है। हमने बता किया था कि उन्होंने 2000 के अंदर 9वीं बुद्धि दी थी, एक्सिस्टेंशियल जो इंटेलिजेंस है, और अब तो 11-12 किस्म की हार्वर्ड गार्डनर साहब बुद्धि दे चुके हैं। आप चाहें तो हार्वर्ड गार्डनर को ईमेल भी कर सकते हैं, बहुत प्यारे इंसान है, बहुत आप अगर कुछ टेक्निकल उनसे कुछ पूछते हैं तो वो जवाब भी देते हैं बहुत अच्छे से। तो हार्वर्ड गार्डनर की जो ये थ्योरी है उसमें हम अगर आगे बढ़ें तो संगीतात्मक जो इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो व्यक्ति को वायलिन वादक बनाएगी। भाषिक जो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो जाहिर सी बात है कवि बना देगी। कबीरदास जी जैसे कई महान कवि हुए हैं, तुलसीदास जैसे, ठीक है। कवियों के बारे में कहा भी गया है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, बहकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो अंतर्वैयक्तिक की अगर हम बात करें तो ऐसा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक बन सकता है जो आप सभी विद्यार्थी बनेंगे। शारीरिक गति संवेदिक, ऐसा व्यक्ति क्या बनेगा, खिलाड़ी बनेगा। तो आप देख सकते हैं ए का है 4, बी का है 2, सी का है 1 और डी का है 3। तो कौन सा ऑप्शन हुआ मेरा, ये सी ऑप्शन, 4 2 1 3। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से
अच्छा, अब इसके बाद आपका एक होमवर्क भी है। जैसे मैंने आपको गिलफोर्ड की 3 डायमेंशनल थ्योरी के डायमेंशन लिखने के लिए होमवर्क दिया था, अगला होमवर्क आपका जो है वो ये है। आप चाहें तो अभी कमेंट करके बताइए कि हार्वर्ड गार्डनर की 4 जो इंटेलिजेंस जो है, संगीतात्मक, भाषिक, अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक, इसके अलावा जो और 4 हम जो पढ़ते हैं, एग्जिस्टेंशियल को एक बार छोड़ दीजिए, वो कौन कौन सी है? ठीक है, अब अंतर्वैयक्तिक जो है, इंटरपर्सनल है तो एक इंट्रापर्सनल हो गई, एक तो यहीं क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा अब 3 और बची, तो ये 3 आपको कमेंट करके मुझे बतानी है। आइए आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर को मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये चीज मैंने पढ़ाई है, आपको बार बार रटी है हमने बहुत अच्छे से इसे, तो इसको लेकर आपको डाउट में नहीं होना है। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने के प्रति अनुकूलित होता है और अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है, उन्हें परिवर्तित करता है। आपको बताना है इसमें से सही उत्तर कौन सा है। आइए अब इस उत्तर पे चलते हैं। देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रखा होगा ये पढ़ने में कि सर अपने के प्रति का मतलब क्या है। तो जब आपने टेस्ट दिया होगा तो आपको ध्यान होगा यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स था, खाली स्थान था। अपने और के बीच में एक शब्द आपको फिट करना है। क्या फिट करना है, आइए देखते हैं। समाज, पर्यावरण, परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जी पर्यावरण। पर्यावरण। अब पढ़िए इस परिभाषा को वापस। बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है। देखिए पर्यावरण यहां शब्द भी दिया हुआ है, आप चाहे तो इससे भी लिंक कर सकते हैं, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, और उन्हें परिवर्तित करता है। ये थ्योरी जो है, ये जो स्टेटमेंट जो है, ये जो कथन है, ये स्टर्नबर्ग का दिया हुआ है। स्टर्नबर्ग का कथन दिया हुआ है। ये स्टर्नबर्ग कौन है? स्टर्नबर्ग वही है जिन्होंने बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा सिद्धांत? बुद्धि का, बोलो, त्रिचापीय सिद्धांत। इनके हिसाब से बुद्धि 3 तरह की होती है। पहली है भाई घटकीय, दूसरी है आनुभविक, अनुभव से आप लगा सकते हैं अंदाजा, आनुभविक, और तीसरी है संदर्भित। संदर्भित, घटकीय, आनुभविक और संदर्भित। अब देखिए इन तीनों का अभिप्राय क्या है। तो घटकीय बुद्धि वो है जो व्यक्ति को मैथमेटिकल कैलकुलेशन या लाभ, गुणा, भाग या इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, इस प्रकार के जो संक्रियाएं हैं वो करने में मदद देती है। अनुभविक का अभिप्राय उस बुद्धि से है जिसमें व्यक्ति किसी नवीन सिचुएशन, नई दशा में, नई परिस्थिति में अपने पूर्व अर्जित अनुभव और ज्ञान के आधार पर उस समस्या का निराकरण कर सके या फिर उस समस्या का समाधान ढूंढ सके। और तीसरी है संदर्भित, जिसमें व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है, किस प्रकार से उसकी व्यावसायिक बुद्धि कार्य करती है, यह संदर्भित बुद्धि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। यह पूरी तरह से एक व्यक्ति की दी हुई परिभाषा है और परिभाषाएं आपको याद करनी चाहिए, इसलिए इस प्रश्न को आपके सामने रखा गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से परिभाषा दोहरा देता हूं। बुद्धि वो योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक शिक्षक के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति की प्रतिभाशीलता निर्भर करती है। किसी व्यक्ति की प्रतिभाशीलता, माफ कीजिएगा, किस पर निर्भर करती है? तो तीनों ही चीज हैं भाई जिस पर निर्भर करेगी। उसकी योग्यता पर भी निर्भर करेगी, उसकी सृजनात्मकता पर भी निर्भर करेगी, और उसकी प्रतिबद्धता, कितना प्रतिबद्ध है वो अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का परीक्षण भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों को आसानी से दिया जा सकता है?
तो देखिए, एक शाब्दिक परीक्षण होता है, एक अशाब्दिक परीक्षण होता है। शाब्दिक परीक्षण उन लोगों के लिए किया जाता है जो जिनके पास लिटरेसी हो, जिनके पास शब्दों का ज्ञान हो, जो साक्षर हो। अशाब्दिक परीक्षण अन्य लोगों पर होता है, या फिर हम यूं कहें कि बहुत सारों में से किसी को छांटना हो, जब आर्मी का रिक्रूटमेंट टाइप की चीजें हो। हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं। तो जब बात भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों की आ रही है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ निष्पादन परीक्षण जो है, जो आपका निष्पादन परीक्षण है, जिसको हम परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं, उसके जरिए आप उन्हें छांट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत सरल प्रश्न है। हर प्रश्न के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई मनोविज्ञान की थ्योरी ही आपको आनी चाहिए। आपने अगर आसपास की दुनिया का भी अच्छे से अध्ययन किया है तो भी आप किसी प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं, और यह प्रश्न उसका ही उदाहरण है। विद्यार्थियों में बहुत सी विभिन्नताएं होती है। इनमें से किस विभिन्नता के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? भाई, शिक्षक को किस चीज के लिए संवेदनशील होना चाहिए? संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, बिल्कुल उनके लिए व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, बिल्कुल इसके लिए भी संवेदनशील होना चाहिए। एक व्यक्ति के रूप में सोचिए, एक शिक्षक के रूप में सोचिए, आप बिल्कुल इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाएंगे, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 व 2 दोनों। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। बुद्धि की स्पीयरमैन की परिभाषा में कारक का संबंध है। स्पीयरमैन, जिसको हमने पढ़ा था, चार्ल्स स्पीयरमैन, 1927, कौन सी थ्योरी दी थी? 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। 2 फैक्टर की बात करते हैं, जी की बात करते हैं, एस की बात करते हैं। जी मतलब जनरल, जनरल मतलब सामान्य, सामान्य का मतलब सामान्य बुद्धि। ये लो, इतना सरल प्रश्न है। आई कि नहीं बात समझ में? अरे बोलो भाई। तो सामान्य फैक्टर वही था, हमने अभी भी पहले भी डिस्कस किया था चार्ल्स स्पीयरमैन को, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई, जनरल जी से सामान्य। इतना सरल है ये क्वेश्चन। तो जिन विद्यार्थियों ने इसको दिया होगा, इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया होगा, और उनका मान लीजिए गलत रहा होगा या नहीं करके आ पाए होंगे, उनको ये याद रखना चाहिए कि बहुत सरल सा क्वेश्चन था ये। तो रेवेंस प्रोग्रेसिव मेट्राइसिस की यहां पर बात हो रही है, आरपीएम बुद्धि परीक्षण की बात हो रही है। आरपीएम बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? शाब्दिक है, अशाब्दिक है, निष्पादन है, या तीनों है? बोलो भाई। डी तो एक नहीं सकता कि भाई शाब्दिक भी है, अशाब्दिक भी है, दोनों तो कैसे हो सकता है? रेवेंस मैट्रिसेस जो टेस्ट है वो है आपका निष्पादन, माफ कीजिएगा, निष्पादन नहीं, वो है आपका अशाब्दिक। रेवेंस मैट्रिसेस टेस्ट क्या है? अशाब्दिक टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट जो है। अब ये अशाब्दिक कैसे है, आइए यहां पर रेवेंस मैट्रिसेस टेस्ट ही समझते हैं हम। थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा सा, सुंदर सा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रेवेंस मैट्रिसेस टेस्ट क्या होता है। देखो, रेवेंस मैट्रिसेस टेस्ट में क्या किया जाता है? बुद्धि परीक्षण का टेस्ट होता है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, मान लीजिए किसी बालक का टेस्ट हो रहा है, उसके सामने इस तरह की एक पजल बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, वो उसके सामने रख दी गई। अब उसे कहा गया कि तुझे जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, 4 नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ट्राइंगल जो हैं, उन 4 त्रिभुजों में से जो सबसे परफेक्ट त्रिभुज है उसको तुझे बेटा इस खांचे में भरना है। अब देखते हैं वो कौन सा भरता है। आपके सामने भी ऑप्शन है, अभी देखना आप में से कितने विद्यार्थी भर पाते हैं, देख लेता हूं मैं भी। आरपीएम, रेवेंस मैट्रिसेस टेस्ट जो है उसकी बात हो रही है यहां पे। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो यहां पर फिट हो सकता है? बोलो, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इस त्रिभुज की जगह पे जाहिर सी बात है यही फिट होगा। तो ये आपका रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट जो है वो होता है, ठीक है। आरपीएम टेस्ट जो है वो इस प्रकार का होता है, एक बच्चे के सामने एक इस तरह की कोई पजल रख दी और उसको बोला गया इन चारों में से चेक करके फिट कर दे। जिस हिसाब से उसके वो आगे
लेवल बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से उसकी जो जिसे कहते हैं प्रोफिशिएंसी लेवल जो हो बोल दो या डिफिकल्टी लेवल जो बोल दो वो बढ़ता जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। व्यक्तित्व से संबंधित निम्नलिखित में शब्दों को सही सुमेलित कीजिए। शील गुण, स्ववृत्ति, आदत तथा चरित्र। और 4 इसके साथ दिए गए हैं आपको स्टेटमेंट। तो पहली चीज तो मैं यहां पर दोहरा दूं, इस प्रश्न में जो यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं ये इन शब्दों की मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं हैं। आपको ये जानना है कि शील गुण की मनोवैज्ञानिक परिभाषा क्या होती है, चरित्र की मनोवैज्ञानिक परिभाषा क्या होती है, स्ववृत्ति की क्या होती है और आपकी आदत की क्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। इन परिभाषाओं को आप इस प्रश्न को तो देखिएगा ही। मैं चाहता हूं मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज इसीलिए समझा रहा हूं, इस तरह से इसलिए समझा रहा हूं कि आपको इन्हें याद कर लेना चाहिए। आप याद करेंगे तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे भाई शील गुण और आदत में क्या अंतर है। जैसे शील गुण की बात करें तो व्यवहार करने का स्थिर, सतत और विशिष्ट तरीका क्या कहलाता है? एक विशिष्ट तरीका है व्यवहार का, और वो स्थिर भी है और सतत भी है, लगातार है, तो वो शील गुण है। स्ववृत्ति की बात करें तो किसी स्थिति विशेष में विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति, मतलब ऐसी प्रवृत्ति वो हर स्थिति में नहीं करता, वो किसी विशेष स्थिति में ऐसी प्रवृत्ति करेगा, तो वो उसकी स्ववृत्ति है। फिर आते हैं आदत पे, तो व्यवहार करने का अत्यधिक ढंग, ऐसे आदत, ऐसे अत्यधिक। और चौथा है चरित्र, तो नियमित रूप से घटित होने वाले व्यवहार का समग्र प्रतिरूप, समग्र बात कर रहा है, सारी चीजों को मिला लिया और फिर किसी व्यक्ति का चरित्र बना। जब आप डॉक्टर कलाम की बात करते हैं तो कलाम साहब जो थे, कलाम सर जो थे, उनके चरित्र की जब हम बात करते हैं कि इतना विशाल, इतना गौरवमय, इतना विराट चरित्र उनका था, तो क्या उसमें सिर्फ एक ही व्यक्तित्व का पहलू शामिल था कि वो बच्चों से बहुत प्यार से बात करते थे, या सिर्फ ये पहलू शामिल था कि बहुत इंटेलिजेंट आपके इंजीनियर थे, या ये पहलू शामिल था कि केवल अपने कार्य के प्रति बहुत लगन थी उनमें? नहीं ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों ने मिलाकर समग्र रूप से उनके चरित्र का निर्माण किया। तो इस प्रकार से चरित्र हो जाएगा। और शील गुण जो है वो विशिष्ट तरीका है, सतत भी है और स्थिर भी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, 1, 2, 3 एंड 4। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि सर ये समझ में नहीं आया। आपको इन्हें याद करना है। आप इन्हें याद करेंगे, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें याद करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये चीजें क्लियर होंगी। और फिर इन्हें आप सोचिए अपने जो बारे में या अपने किसी साथी के बारे में, ऐसे उदाहरण लेकर आप इसे सोचने की कोशिश कीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यक्तित्व की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है बोल रहा है अगला। नहीं का मतलब कोई। इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी, तो बात है, विशेषता है। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के इस रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। बिल्कुल भाई, अनन्य होगी ना। आपके व्यक्तित्व की जो अभिव्यक्ति है उसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। फिर इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया स्वभाव के साथ परिवर्तित हो जाती है ना। बिल्कुल नहीं, हो ही कौन सके। साधारणतया और समय के साथ परिवर्तित, भाई ये कह रहा है कि आप जैसे आज है वैसे कल नहीं रहोगे, परसों उससे अलग हो जाओगे। उसके बाद हर आदमी हर आधे पौने 1 घंटे 2 घंटे बाद बदलता रहता। आदमी है, मौसम थोड़ी है यार जो बदलता रहेगा। तो ये साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। इसलिए ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है ना, यही गलत स्टेटमेंट है। और व्यक्तित्व स्थितियों के प्रति अनुकूलशील होता है, बिल्कुल अनुकूलशील होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट तो अपने आप में सही थे, लेकिन ये पूछ रहा है व्यक्तित्व की विशेषता क्या नहीं है। तो इसकी प्रमुख विशेषता साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। मैं यहां लिख देता हूं नहीं होती, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद रहें। ठीक है, आगे बढ़े। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार में वर्गीकृत करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? कौन थे भाई, बताओ। युंग साहब थे। व्यक्तित्व को इन्होंने ही 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और इसी के बाद इसका, माफ कीजिएगा,
इसी का खंडन करते हुए आइजेंक ने जो है, आइजेंक ने कहा था कि ये दो अलग अलग पहलू नहीं है, एक ही व्यक्तित्व के दो अलग अलग विमाएं या डायमेंशन है। फिर बात करते हैं हिपोक्रेट्स की, तो टाइप थ्योरी की जिसकी हम बात किया करते हैं, टाइप थ्योरी जो है वो हिपोक्रेट्स ने ही दी थी। हिपोक्रेट्स जो है वो फ्लूइड के ऊपर बात करते हैं और व्यक्तित्व के 4 पहलू उन्होंने बताए हैं। कौन कौन से 4 पहलू उन्होंने बताए हैं, ये आपका आज का तीसरा होमवर्क है, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में ग्राफ बनाकर भी डिस्कस किया था कि हिपोक्रेट्स ने जो 4 पहलू व्यक्तित्व के बताए हैं वो क्या थे। शेल्डन की बात करें तो शेल्डन ने भी 3 पहलू बताए थे, कौन कौन से, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक, 3 तरह के वो बताते हैं। फिर फ्रीडमैन की बात करते हैं तो टाइप ए टाइप बी किस्म की थ्योरी फ्रीडमैन देते हैं। हमारा प्रश्न जो था वो पूछ रहा था अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में वर्गीकरण की बात, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शेल्डन। शेल्डन हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक बालक का, फिर एक खालिस्तान जो आइसक्रीम खाना चाहता है उससे कहता है कि आइसक्रीम झटक कर खा ले, उसका फिर एक खालिस्तान कहता है कि दुकानदार पूछे बिना यदि आइसक्रीम लेकर वो खा लेगा तो वो दंड का भागी हो सकता है। और यदि बालक आइसक्रीम देखकर खाना चाहता है और फिर वो अपनी मां से पूछता है तो ये उसका संकेत देता है, फिर एक आपके फिल इन द ब्लैंक्स है कि उसका ये व्यवहार नैतिक दृष्टि से सही है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो आपकी सहज, जो आपकी आवश्यकताएं, डिजायर्स पूरी करने की बात करता है, सुखेप्सा की बात जो करता है वो कौन करता है, आपकी इड करती है, इदम करती है। मनोविश्लेषणवाद से ये प्रश्न लिया गया है जिसके प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड हैं, आप ध्यान से याद रखिएगा इस चीज को। तो बताइए सबसे पहले क्या ऐसी चीज है जो आपको इसके लिए बाध्य करती है कि आपकी जो इंटरनल हिडन डिजायर्स हैं उनको पूरा करो, तो इड करती है। फिर ऐसी क्या चीज है जो तर्क संगत बात करती है, जो व्यवहार कुशल बात करती है, तो वो आपका एम है। और ये अंत में एक चीज, ऐसा मैंने कक्षा में भी बताया था कि जब आपका अंदर कोई चेतना या आपके अंदर की कोई बात, जब आपको मोरालिटी के लेवल पर चीजों को डील करने की बात करे, जब नैतिकता के स्तर पर चीजों के ऊपर आपको प्रतिक्रिया देने की बात कहे, अनुक्रिया करने की बात कहे, तो वो जो विचार है वो आपका पराहम ही जो है वही लेता है। इड, ईगो, सुपर ईगो जो है वही ऐसी बात कहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इड पहले में आएगा, दूसरे खालिस्तान में आएगा अहम और तीसरे खालिस्तान में आएगा पराहम। इसको जब हमने मनोविश्लेषणवाद को डिस्कस किया था तब बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आप चाहें तो पूरे डिटेल के डिस्कशन के लिए उस पुरानी वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें दिया गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 16 पीएफ प्रश्नावली कैटल की दी हुई है, बिल्कुल हमने डिस्कस किया था। रोरशा मसीलक्ष्य परीक्षण जो है हरमन रोरशा का दिया हुआ, ये भी सही है। फिर कथानक संप्रत्यय टेस्ट यानी कि थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट की बात कर रहा है, ये मैकिंजले का थोड़ी दिया हुआ है, ये तो मॉर्गन मुर्रे का है, याद आ गया, मर्रे का दिया हुआ है। बाद में मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने इसमें कुछ संशोधन किए थे। और आइजेंक की व्यक्तित्व प्रश्नावली, भाई आइजेंक की है तो आइजेंक की डीओसी, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। बुद्धि परिणाम है अनुवांशिकता का, पर्यावरण का, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के जटिल अंतःक्रिया का। तो बिल्कुल बुद्धि तो आपकी अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में जो आपके इंटर रिलेशन स्थापित होता है, जटिल कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन है, उसका एक रिजल्ट है, रिजल्टेंट है, उसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, उसे हम बुद्धि कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 से कुछ सवाल हैं। क्या है सवाल, आइए देखते हैं। सरल सा सवाल है कि परीक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अध्यायों को आरोही क्रम में आपको सजाना है, यानी बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे सजाना है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही ऑर्डर है। तो पहला तो परिप्रेक्ष्य होता ही है, आप सभी को पता होगा। दूसरा हम जानते हैं सीखना और ज्ञान जो है वो अध्याय है। तीसरा अध्याय जो है वो पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन की बात करता है, जिसमें बताया गया है कि कौन सा विषय कैसे पढ़ाना है।
चौथा अध्याय जो है वो है विद्यालय और कक्षा का वातावरण, और पांचवा अध्याय है व्यवस्थागत सुधार। तो 1 5 4 2 4, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा 1 4 5 3 2। पहले नंबर पर परिप्रेक्ष्य, दूसरे नंबर पर सीखना और ज्ञान, तीसरे नंबर के ऊपर आपका पाठ्यचर्या के क्षेत्र, चौथे नंबर पे आपका विद्यालय और कक्षा का वातावरण, और पांचवें नंबर पे व्यवस्थागत सुधार। देखिए ये 3 लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिखा हुआ था 4 समझ रहे हो कहीं पे आप, इसे 3 है ये, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार असत्य कथन को पहचानिए। आपको पहचाना इनमें से गलत कथन कौन सा है। ये बात देखिए गणित के पाठ्यक्रम के ऊपर, पाठ्यचर्या के ऊपर कर रहा है। अब तक रीट जो है वो अध्याय 3 में जो पाठ्यचर्या की बात हुई है उस पर सवाल पूछ चुका है, वो भाषा शिक्षण की बात पूछ चुका है, वो विज्ञान के पाठ्यचर्या पर प्रश्न पूछ चुका है, वो पूछ चुका है आपसे कला शिक्षण की, शांति शिक्षण की। इसलिए अब इस प्रश्न को हमने गणित शिक्षण का लिया। तो एनसीएफ कहता है प्राथमिक स्तर पर गणित को खेल, पहेली, कहानियों के जरिए पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर का अधिगम विद्यार्थी की द्विआयामी और त्रिआयामी समझ का तथा कल्पना कौशलों को समृद्ध बनाने का अवसर प्रदान करता है। यह बिल्कुल सही कथन है। माध्यमिक स्तर पर मॉडल्स व उपकरणों का प्रयोग आदि अधिगम में लाभदायक नहीं होता। कैसे नहीं होता? कंप्यूटर वगैरह के प्रयोग से बच्चों को बहुत सी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है और एनसीएफ भी यही बात कहता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये गलत कथन है। और उच्चतर माध्यमिक यानी उच्च माध्यमिक जिसको हम कह सकते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर विषयों के निरूपण का उद्देश्य गणित की अंतर्दृष्टि व अवधारणाओं को विकसित करना है। मतलब मैथ्स की अमूर्त लेवल पर मैथ्स को ले जाना है। तो यह भी कथन सही है। आप इन कथनों को भी याद रखिएगा। इस नहीं को मैं काट रहा हूं यहां पे, और बाद में ये चारों कथन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पर कैसे पढ़ाना है, उच्च प्राथमिक पर कैसे पढ़ाना है, माध्यमिक पर कैसे पढ़ाना है और उच्च माध्यमिक पर कैसे पढ़ाना है, ये चारों बात यहां पर डिटेल में डिस्कस हुई है। मेरे ख्याल से आपको चीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एनसीएफ 2005 में वर्णित व्यवस्थागत सुधार क्या कहते हैं? व्यवस्थागत सुधार कौन से अध्याय में है? 5वें अध्याय में हमने पढ़ा था। शिक्षार्थी को सहयोग द्वारा सीखने को प्रोत्साहन देना। शिक्षार्थी को सहयोग द्वारा सीखने को प्रोत्साहन देना। जी हां, सहयोग के जरिए आपसी सहयोग से अगर बच्चे को आप कुछ सिखाएंगे तो वो जल्दी सीखेगा। तो ये कथन सत्य है। ठीक है, यही इसका उत्तर भी हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं और ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो शिक्षण में शिक्षक का निर्देश, बात निर्देश की कर रहा है देखो वो, और निर्णय अधिक महत्वपूर्ण है ना भाई। निर्णय शिक्षक का अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चा चीजें सीखे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कथन तो गलत है। ज्ञान प्रदत्त है और स्थिर है। ज्ञान जो है वो मतलब इस तरह से दिया जाता है और वो स्थिर है नहीं। ज्ञान तो जो है वो विकासशील है। और शिक्षा का अभिप्राय विस्तृत सामाजिक संदर्भों में सीखना नहीं है। कैसे नहीं है? आप अलग अलग सामाजिक संदर्भ में, अलग अलग परिदृश्य में चीजों को सीखते हैं, अलग अलग तरीके से आप चीजों को सीखते हैं। तो ये सारे कथन गलत हैं। पहला कथन जो था वो हमारा सही था। अगले प्रश्न पर आते हैं। असत्य कथन आपको पहचानना है। एनसीएफ 2005 छोटी अवधि की परीक्षा की बात करता है जहां 25 से 40% जगह संक्षिप्त उत्तर के लिए हो। व्यवस्थागत सुधार में जहां पर परीक्षा प्रणाली में व्यवस्थागत सुधार की बात है वहां पर एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल को हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। उसी टेबल से ये सवाल आप लोगों के बीच में है। तो ये बिल्कुल बात कहता है, ये तो सत्य कथन है। एनसीएफ कहता है कि परीक्षा का आयोजन विद्यार्थी के विद्यालय से दूर किसी विद्यालय में होना चाहिए ताकि नकल रोकी जा सके। नहीं, विद्यार्थी के खुद के विद्यालय में या फिर उसके बगल के विद्यालय में हो ताकि उसे आने जाने में कष्ट ना हो। हाँ, नकल जैसे प्रावधान जो है उनके लिए सरकार को या फिर तंत्र को और सख्त होना चाहिए। ये इसका असत्य कथन है। बच्चों की रिपोर्ट में पास फेल नहीं लिखें, उसके बजाय पुनर्परीक्षा वांछनीय जो है वो लिख दिया जाए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और एक क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि परीक्षा का समय लचीला हो, तो बिल्कुल लचीला होना चाहिए। तो ये 3 स्टेटमेंट सही है, लेकिन बी वाला जो स्टेटमेंट है मेरा वो गलत है, इसीलिए वो हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। इज इट ओके एंड क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एनसीएफ 2005 में वर्णित शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य क्या नहीं है
बोलो। शिक्षा को काम करने, आर्थिक प्रक्रिया व सामाजिक बदलाव में हिस्सा लेने का सामर्थ्य विकसित करना, बिल्कुल विकसित करना उसका लक्ष्य है। ज्ञान और अनुदान, दुनिया की समझ के साथ दूसरे लोगों की भावना और कल्याण के प्रति संवेदनशीलता उस बच्चे में आए, ये भी सही लक्ष्य है। बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति व सौंदर्यात्मक आस्वादन की क्षमता के विस्तार के लिए साधन और अवसर मुहैया करवाना, ये भी एक लक्ष्य है। किंतु अनुदेशन के द्वारा, अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में ये प्रश्न भी हमने लिया था, रीट ने पूछ रखा है, शिक्षा अनुदेशन है नहीं है, इंस्ट्रक्शन। सो अनुदेशन के द्वारा स्थिर ज्ञान प्रदान करना। अभी अभी एक क्वेश्चन आया था कि ज्ञान स्थिर और प्रदत्त है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से यहां पर हमने वो सारी चीजें, वो प्रश्न, वो 30 के 30 प्रश्न डिस्कस करे जो आपके रीट में पिछले वर्षों में पिछली 21 तारीख के पेपर में पूछे गए हैं। आइए एक बार वापस हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, सारी चीजें एक बार फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। आइए साथियों, पहला प्रश्न था कि अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंतःक्रिया। दूसरा हमने प्रश्न देखा था शिक्षण अधिगम का केंद्र होता है शिक्षार्थी। फिर हमने देखा था व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं, अतः है शिक्षक को क्या चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध करवाए। फिर हमने देखा था कौन सा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावहीन बनाता है, तो अधिगम में पारितोषिक और दंड का अनुचित उपयोग। फिर हमने प्रश्न किया था व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए कारण, पर्यावरण और वंशानुगत या वंशानुक्रम। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत आपका किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, जी और एस, चार्ल्स स्पीयरमैन 1937। टर्मन, गिलफोर्ड और बिने साइमन के बारे में भी हमने बात की थी। एक कक्षा के छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। प्रकार हमने देखे थे सभी प्रकार के, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल के अंतर्गत। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट जो है वो मानसिक भिन्नता की जांच करेगा। फिर हमने देखा था प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्शन टेक्निक कौन सी नहीं है, तो 16PF परीक्षण जिसे कैटल द्वारा लॉन्च किया गया था वो नहीं है। फिर हमने ये एक रोर्शा का जो टेस्ट है उसे भी समझने की कोशिश की थी। फिर हमने आगे पढ़ा था, आगे समझा था कि उन मनोशारीरिक अवस्थाओं में ये जो परिभाषा थी ये आल्पोर्ट की व्यक्तित्व की परिभाषा है और उसी को हमने डिस्कस किया था। फिर हमने हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को देखा था। 4 यहां पर मैंने ऑप्शन में पूछे आपसे, 4 आपको बताने हैं। उसके बाद हमने बुद्धि की एक परिभाषा देखी थी जो स्टनबर्ग की है, जिन्होंने त्रिचापीय सिद्धांत दिया जिसके अंतर्गत 3 किस्म की बुद्धि आती है। और पर्यावरण, यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स था, खाली स्थान था, उसमें पर्यावरण पूछा गया था, शब्द था। फिर प्रतिभाशीलता सभी पर निर्भर करती है। किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण में, बहुत सारी संस्कृतियों में तो निष्पादन परीक्षण। बहुत सी विभिन्नताएं होती है, इसमें से किस विभिन्नता के प्रति शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, 1 व 2 दोनों। बुद्धि के स्पीयरमैन की परिभाषा हमने अभी भी स्पीयरमैन को देखा था, जी यानी जनरल, जनरल यानी सामान्य। उसके बाद हमने ये देखा था कि रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्राइसिस टेस्ट जो है वो कैसे काम करता है, तो अशाब्दिक परीक्षण है एक किस्म का। फिर शील, गुण, स्ववृत्ति, आदत और चरित्र की परिभाषाएं हमने देखी थी, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है। व्यक्तित्व की विशेषता क्या नहीं है, इसकी प्रमुख विशेषता साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, यही एक विशेषता है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी का सिद्धांत युंग ने दिया था। उसके अलावा हिपोक्रेट्स, शेल्डन और फ्रीडमैन तीनों को हमने देखा था। यह मनोविश्लेषणवाद की बात है, इदम अहम पराहम की बात यहां पर हो रही है। फिर अगला प्रश्न था कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो मुरे और मॉर्गन का जो टेस्ट है जिसको थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण भी कहते हैं, वो इसका सही उत्तर है। प्रारूप उपागम को प्रतिपादन या उसका समर्थन करने वाले यही तीनों वैज्ञानिक थे। टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी पे हम आए थे। फिर बुद्धि परिणाम है बिल्कुल अनुवांशिकता और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का। एनसीएफ के अध्याय के हमने जो 5 अध्याय हैं उनको हमने क्रमानुसार जचाया। परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पठ्यचर्या के क्षेत्र, विद्यालय कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। उसके बाद हमने देखा था असत्य कथन। तो असत्य कथन क्या है, कंप्यूटर का उपयोग नहीं करना, जबकि कंप्यूटर का उपयोग तो होता है। उसके बाद हमने देखा था वर्णित व्यवस्थागत सुधार क्या कहते हैं, तो सही उत्तर क्या है इसमें, असत्य कथन आपको देखना था कि शिक्षक के, माफ कीजिएगा, सही कथन आपको देखना था शिक्षार्थी को सहयोग द्वारा सीखने को प्रोत्साहन देना। फिर असत्य कथन पहचानना था, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। इसके अंदर एनसीएफ कहता है कि आयोजन विद्यालय से दूर हो, जबकि वो तो कहता है कि पास में हो। और अंतिम प्रश्न जो हमने देखा था, शिक्षा का लक्ष्य क्या नहीं है, तो अनुदेशन द्वारा स्थिर ज्ञान प्रदान करना ये शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। मेरे ख्याल से यहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन जो हमने क्लियर किए थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आपने टेस्ट भी दिया होगा और आपने अभी जांच भी लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। जिन्होंने अभी भी टेस्ट दिया है, मतलब इस वीडियो के जरिए जो टेस्ट दिया है जिन्होंने, उनसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि
आप बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। फिलहाल मैं लेता हूं विदा, मिलूंगा आपसे अगली कक्षा में, तब हम कुछ अन्य टॉपिक्स, अन्य चीजें डिस्कस करेंगे हमारे शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी तैयारी में मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।